अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं ट्रैक्टर्स के बारे में। पाकिस्तान की ज़राई मईशत का ये एक बुनियादी हिस्सा है। एंड जॉइनिंग अस टुडे इन द स्टूडियो इज द CEO ऑफ मिल्लत ट्रैक्टर्स, राहील असगर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। Thank you for inviting me, and it's a pleasure to be here. जी सर, तो शुरू करते हैं मिल्लत ट्रैक्टर्स के हिस्ट्री से। सो आप इसका एक तारीखी जायज़ा दे सकते हैं अपनी कंपनी के बारे में? ये कब शुरू हुआ था और किस सिलसिले में ये शुरू हुआ था? जी बिल्कुल। मिल्लत ट्रैक्टर्स एक्चुअली इसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ 1964 में राना ट्रैक्टर्स के नाम से किया था। राना ट्रैक्टर्स एक कंपनी थी जिसने मैसी फर्गसन के साथ 1964 में एग्रीमेंट किया, और फिर वो ये 70s में, मेरा ख्याल है 1972 में कंपनी को नेशनलाइज कर लिया गया था, और फिर ये मिल्लत ट्रैक्टर्स का नाम इसको दिया गया आफ्टर नेशनलाइजेशन। और ये पाकिस्तान ट्रैक्टर कॉर्पोरेशन एक कंपनी होती थी जिसका ये हिस्सा था, और ये फिर 72 से लेके तो 92 तक गवर्नमेंट के अंदर रहा। उसके दौरान काफ़ी इसमें काम किया गया। ट्रैक्टर कॉर्पोरेशन ने काफ़ी काम किया। लोकलाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि जो पुर्जे जो ट्रैक्टर्स के बनते हैं जी, उसको पाकिस्तान में लेकर आना और उनको बनाना जो है वो लोकलाइजेशन कहलाता है। तो लोकलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो गवर्नमेंट के जब अंडर ये कंपनी काम कर रही थी तो उसी दौरान शुरू हुआ था 1980s में। और मैं ये भी कहूँगा कि जो आज जितनी भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो आज खड़ी है पाकिस्तान में, उसका जो बुनियाद जो है वो मिल्लत ट्रैक्टर्स ने ही रखी थी। इसलिए कि सबसे ज़्यादा लोकलाइजेशन वो इस तरह से कि जो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो थी जैसे ट्रैक्टर कॉर्पोरेशन, तो उसने उसमें जो ट्रैक्टर्स पहले जो थे सारे पुर्जे बाहर से आते थे। तो एक डिसीजन लिया गया कि इनको लोकलाइज करना है, पाकिस्तान के अंदर इनको प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए फिर उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी और उस वक्त के जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने ये पुर्जों को फिर लोकलाइज करना शुरू किया। सप्लायर्स डेवलप किए। पहले सप्लायर्स जो हमारे वेंडर इंडस्ट्री है वो मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने फिर उसको डेवलप करना शुरू किया, और फिर वहाँ से जो पुर्जे थे उनकी ड्राइंग्स वगैरह लेके तो उनको फिर लोकली पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस करना शुरू किया। तो ये जो अमल था, ये जो प्रोसेस था, ये 1980s में शुरू हुआ था। ये पाक सुजुकी से पहले की ये बात है। तो ये सबसे पहले जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है उसमें जो लोकलाइजेशन थी वो यहीं से मिल्लत से ही शुरू हुई थी। तो इसीलिए जितने भी जो वेंडर हैं जो पुराने जो मतलब जो पुर्जे देते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, वो सब उनमें से काफी सारे जो हैं वो मिल्लत के आज भी वेंडर्स हैं या पास्ट में रहे हैं। तो वो एक कहा जाता है कि द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री। जी, तो मैं ये कहूंगा कि मिल्लत ट्रैक्टर्स इज द मदर ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। अच्छा। तो ये फिर 92 में फिर इसको प्राइवेटाइज किया गया, और जब प्राइवेटाइज किया गया तो उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी, जो कि जिसमें सिकंदर मुस्तफा खान साहब हमारे चेयरमैन हैं, वो उस वक्त के CEO थे। तो उनकी लीडरशिप के अंदर ये कंपनी ने मैनेजमेंट बायआउट के लिए वो बिड डाली और वो कामयाब हुए। तो उसके बाद फिर 92 के बाद फिर जब प्राइवेटाइज हो गई तो फिर जो मैनेजमेंट उस वक्त की थी उन्होंने वो लेके चले कंपनी को, और कंपनी ने काफ़ी तरक्की की। उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की उसमें। फिर हमने जैसे नया ट्रैक्टर असेंबली प्लांट बनाया, इंजन असेंबली की। फिर ये हुआ कि जो कुछ इंजन के जो पार्ट्स थे जो UK में बनते थे, उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में लेकर आया गया। और अभी माशाल्लाह से मैं ये कहूँगा कि जो इंजन, बल्कि पूरा का पूरा ट्रैक्टर सवाए चंद एक कंपोनेंट्स के पाकिस्तान में बनता है। तो हमारा जो 240 ट्रैक्टर है, जो 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, उसका इंजन भी यहीं पाकिस्तान में बनाया जाता है, और उसकी मशीनिंग लाइन हमने अपने प्लांट में लगाई हुई है। सर, आप नाज़रीन को बता सकते हैं कि आपकी कंपनी के कितने वर्टिकल्स हैं, या आप एक जायज़ा दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में? जी बिल्कुल। मिल्लत ट्रैक्टर्स का जो मेन जो प्रोडक्ट है वो तो ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर के अंदर जो है वो मतलब काफी सारे वेरिएंट्स हैं, लेकिन हम नॉर्मली वेरिएंट्स जो हैं वो इंजन के साइज या इंजन की पावर के हिसाब से रखते हैं। तो इंजन में जो सबसे छोटा हमारा ट्रैक्टर है वो 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है।
और उसके बाद फिर 60 हॉर्स पावर भी हम बनाते हैं, और उसके बाद फिर 75 हॉर्स पावर जो कि 4 सिलेंडर इंजन है, बड़ा इंजन है, और फिर 85 हॉर्स पावर। तो ये 4 हॉर्स पावर के इंजन है, लेकिन हर कैटेगरी के अंदर भी काफ़ी सारे वेरियस मॉडल्स हैं जो हम ऑफर करते हैं कस्टमर को। इसके अलावा हमारे जो प्रोडक्ट लाइन अगर हम देखें तो हम और भी काफ़ी सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। हम जनरेटर बना रहे हैं, जहाँ पे जी हम अपना इंजन जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको यूटिलाइज करते हुए, तो हम जनरेटर बना रहे हैं, फिर हम फोकलिफ्ट ट्रक्स भी बना रहे हैं, फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो भी हम सप्लाई करते हैं। उसमें जो मैसी फर्गसन के जो इक्विपमेंट है वो भी हमारी प्रोडक्ट लाइन में है। तो इस तरह के काफ़ी सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड और दूसरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मेन जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा ट्रैक्टर है। सर, तो आप अपने कोर कस्टमर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उनके क्या कंसर्न्स होते हैं, उनके क्या विशेस होते हैं, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? जी बिल्कुल। कोर कस्टमर को डिफाइन करने के लिए पहले मैं जी बात करूंगा एग्रीकल्चर की, और जी एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस पाकिस्तान के अंदर। अगर हम देखें अपना मुल्क की जीडीपी का या जो आमदनी है उसका अगर जायजा लें, तो तकरीबन मतलब हमारा जो तकरीबन जो है वो 30 मेरा ख्याल है कि 23% के करीब जो है ना वो है जीडीपी का जी रेशियो है जो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। और जो वर्कफोर्स है हमारी, जो पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है उसमें 37% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और जबकि ओवर 60% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर या उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर। तो ये इतनी इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की पाकिस्तान की इकोनॉमी जी में। और एग्रीकल्चर को करने के लिए जो बुनियादी जो मशीनरी चाहिए किसी भी किसान को, वो ट्रैक्टर है। तो हमारा कस्टमर जो है वो हर वो किसान है, हर वो फार्मर है जिसको जमींदारी करनी है और उसने अपनी खेत को आबाद करना है, तो उसको ट्रैक्टर की जरूरत होगी। जी इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में भी ट्रैक्टर इस्तेमाल होता है, जैसे ट्रॉली या इस तरह की जो वो है इम्प्लीमेंट्स वगैरह उनके उनके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो मेन जो प्राइमरी जो हमारा जो जो रोल है वो एग्रीकल्चर के अंदर है। तो हमारा कस्टमर भी हमारा जो है वो फार्मर है। सर, अगर आप पाकिस्तान के पूरे मार्केट को देखें तो आप उसके जो ट्रैक्टर पेनिट्रेशन है उसको आप कैसे रेट करेंगे, पर्टिकुलर अगर आप दूसरे ममालिक से कंपेयर करें? देखें, 1964 में हमारी कंपनी बनी जी थी, और उस जमाने में 1964 का मैंने वैसे रिकॉर्ड एक दफा निकाल के देखा था, तो उस जमाने में 30,000 के करीब, बल्कि फिगर्स आर जी नॉट वेरी क्लियर, लेकिन 18,000 से सो 20,000 या इस तरह के ट्रैक्टर पॉपुलेशन थी अगर उस मैं जमाने में। अगर मैं नाजरीन से कहूँ तो आई थिंक 1970 में देयर वर अबाउट 35,000 ट्रैक्टर्स, और पिछले पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में जहाँ तक 2024 में इट्स अबाउट 675,000 ट्रैक्टर्स। क्या ये इज दैट एक्यूरेट? जी बिल्कुल, मैं इसी जी नंबर पे मैं आ रहा था कि तकरीबन जो है वो जी 30,000 से लेके तो अब जो है वो 7 लाख के करीब ट्रैक्टर्स जी मौजूद हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन हमारी रही है, और हमारे कंपेटिटर्स जो है उनकी रही है, जी जो पाकिस्तान में ट्रैक्टर बन रहे हैं उनकी। लेकिन जब आप दुनिया से कंपेयर करते हैं तो इसका जो मेजर होता है वो होता है मैकेनाइजेशन लेवल, फार्म जी मैकेनाइजेशन लेवल। और फार्म मैकेनाइजेशन लेवल में अगर हम देखें तो हमारा जो मैकेनाइजेशन है, एक तो ये है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतनी स्टडीज नहीं की गई मैकेनाइजेशन लेवल को कैलकुलेट करने की, लेकिन जो हमारे एस्टिमेट के मुताबिक जो है वो इट इज लेस देन, मतलब तकरीबन 1 हॉर्स पावर पर हेक्टेयर पर एकड़, जी सॉरी, के से कम हमारी मैकेनाइजेशन लेवल है पाकिस्तान में। अच्छा, होनी और ये कितनी कौन सा चाहिए? नम हाँ एग्जैक्टली होनी कितनी चाहिए? हाँ, होनी कितनी चाहिए, ये जो फिगर है ये मतलब तमाम जो स्टडीज हैं उनके मुताबिक कम से कम 1.4 हॉर्स पावर जी पर एकड़ जो है वो होनी चाहिए इसकी मैकेनाइजेशन लेवल। तो हम उससे कम, हम 0.9 के करीब जो है वो है एस्टिमेटेड जी है। अच्छा, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जहाँ पे जी जमीन हमारे जैसी है, क्लाइमेट हमारे जैसा है, क्रॉप्स का साइकिल भी हमारे जैसा है, और फार्म का साइज भी हमसे कम है, तो वहां पे ये जो नंबर है ये तकरीबन 1.4 ही है पर एकड़। अच्छा लेकिन ये पर एकड़, और चाइना में 1.6 के करीब
इसको कहा जाता है। और अगर हम किसी एडवांस मुल्क से अगर कंपेयर करें, जैसे जापान से अगर कंपेयर करें, वो तकरीबन 3 हॉर्स पावर अच्छा, के लेवल पे तो ऑपरेट हम कर तो रहे हैं। तो काफी पीछे हैं, हम बहुत पीछे हैं फिर। हम बहुत पीछे हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ट्रैक्टर जो है वो ना सिर्फ एक किसान की जरूरत है और जमींदार की जरूरत है, बल्कि इस मुल्क की जरूरत है, इसलिए कि जी हमारी रिलायंस एग्रीकल्चर पे है। तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के लिए, उसमें फरोग के लिए ट्रैक्टर की आबादी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और इसमें हम रोल अदा करते रहे हैं पास्ट में भी, जो हम 7 लाख ट्रैक्टर्स पे आ गए हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ट्रैक्टर्स की जरूरत है और इसकी रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ। आप बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली हमारा जो ट्रैक्टर प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन अगर मैं मिलेट ट्रैक्टर्स पर फोकस करूं तो इफेक्टिवली ट्रैक्टर स्पेस में एक डुओपोली चल रहा है, और कुछ सालों के लिए तो मोनोपोली चल रहा था कि एक मिलेट ट्रैक्टर्स हैं और अलगाजी ट्रैक्टर्स हैं। और इसका मतलब है कि यू हैड मार्केट डोमिनेंस फॉर एटलीस्ट 30-40 ईयर्स। तो जब आप बात करते हैं ट्रैक्टर प्रोडक्शन कम है, तो ऑब्वियसली वो आप ही कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? तो आप बताएं कि पिछले 30-40 साल में जो ट्रैक्टर प्रोडक्शन है और जो कम है, तो उसकी वजह क्या है? अच्छा देखिए, ट्रैक्टर प्रोडक्शन तो जाहिर है ट्रैक्टर अपनी प्रोडक्शन डिमांड के क्या है, हिसाब से ही होगी। एग्जैक्टली आप बता सकते हैं कि ट्रैक्टर पेनिट्रेशन या एग्जैक्टली तो आप बता जी सकते हैं कि उनकी वजह। जी जी जी, बिल्कुल, मैं इसको बताता हूँ। अच्छा, ये बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर जी हम कंपैरिजन, अगर हम बाकी मुल्कों से इंडिया को साइड पे रखते हैं, इंडिया से कंपैरिजन में जी बाद में आपको एक जी एक जी बताइए। ब्रीफली मैं करूंगा। नॉर्मली होता ये है कि फार्मिंग में बाकी दुनिया जो है उसमें ये है कि लार्ज फार्म्स होते हैं, और जब लार्ज फार्म्स होते हैं तो उसके अंदर फिर मशीनरी जो है वो अफोर्डेबल हो जाती है, इसलिए कि उसकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी आसानी से निकल आती है। तो ठीक है। जितने भी जो एग्रीकल्चर मुल्क हैं हमारे, जो कंपेटिटर्स हैं एग्रीकल्चर में, जो लार्ज, वो वहाँ पे काफी बड़े मतलब थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड नॉर्मली किया जाता है, और उसमें हर किस्म की मशीनरी पाई जाती है, जिसकी वजह से मैकेनाइजेशन लेवल जो है वो काफी ऊंचा होता है। जी पाकिस्तान में और हमारे रीजन में, अगर पाकिस्तान, इंडिया और ये बांग्लादेश वगैरह से की बात करें, तो वहाँ पे लैंड साइज जो है वो काफी छोटा है। और उसकी कई वजूहात हैं। हमारा कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे ज्यादातर लोग जो है वो रूरल बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं, या उनका बैकग्राउंड रूरल रहा है एट सम स्टेज। तो वो उसकी वजह से लैंड होल्डिंग साइज जो है, अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो एवरेज फार्म साइज है वो 2.5 एकड़ है। मतलब वो ठीक है। हेक्टेयर, सॉरी, 2.5 हेक्टेयर्स है, तकरीबन 5 एकड़ से 6 एकड़ के दरमियान में एवरेज फार्म साइज है। और ये बहुत छोटी लैंड साइज है, और उसमें उसकी भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें, अगर एवरेज के अलावा, तो 99% ऑफ द फार्म्स जो है वो मतलब वो 20 हेक्टेयर या 50 एकड़ से कम है। और ठीक है। सिर्फ 1% ऑफ द फार्म, 1% ऑफ द फार्म जो है वो मतलब 50 एकड़ से ऊपर का फार्म है। और 50 एकड़ का एक नॉर्मली एक फार्म कंसिडर किया जाता है एक रीजनेबल साइज, जहाँ पे मैकेनाइजेशन जो है वो पूरी तरह से की जा सकती है। तो पॉइंट मेरा ये है कि जो ज्यादातर जी हमारे फार्मर्स हैं वो अफोर्डेबिलिटी, या उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, बाइंग पावर नहीं है कि वो ट्रैक्टर्स जो है वो ले सकें, या दूसरी जो उससे मुंसलिक जो इक्विपमेंट है वो ले सकें। तो उसकी वजह से हमारी मैकेनाइजेशन लेवल जो है वो काफी कम है। अच्छा, अब मैं इंडिया के साथ इसको कंपैरिजन करता हूँ। जी मतलब इंडिया, व्हाई इज इंडिया बेटर देन अस इन टर्म्स ऑफ मैकेनाइजेशन? जी इंडिया का जो साइज है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, वो हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है। और उस 6 गुना बड़े मुल्क में मतलब अगर ट्रैक्टर पॉपुलेशन देखी जाए तो मैंने एक स्टडी की थी जी जी उसको देखने के लिए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो मैंने ये नोट किया था कि 2000 से लेके तकरीबन 2010 तक, अगर हम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स सोल्ड इन द कंट्री, अगर हम उसको हिसाब लगाएं और वो 6 का फैक्टर अप्लाई करें, जो लैंड साइज जो बड़ा है हमारे से, तो हमारे ट्रैक्टर और इंडिया के ट्रैक्टर तकरीबन एक साथ बराबर चल रहे थे। ठीक है। मतलब हमने जो है वो 2010 में हमारे तकरीबन 60-70 हजार की मार्केट थी। तो इंडिया जो था वो तकरीबन जो था वो 4 लाख के करीब ट्रैक्टर जो है वो बेच रहा था, उधर बिक रहे थे। उसके बाद से
फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स हमारी मार्केट उतनी ही नहीं बल्कि उससे बहुत कम होगी। अब लास्ट ईयर हमारी जो टोटल मार्केट थी ट्रैक्टर्स की वो 30,000 ट्रैक्टर्स हम दोनों कंपनीज ने मिलकर बेचे। ये फाइनेंशियल फिस्कल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि इंडिया जी में जी जो था वो लास्ट ईयर 9 लाख 10 लाख ट्रैक्टर्स जो है वो बिके। तो दैट्स अ उनकी ह्यूज जो फैक्टर ट्रैक्टर डिफरेंशियल पॉपुलेशन, जी बिल्कुल वो उनकी पॉपुलेशन जो है वो डबल हो गई और हमारी जो है वो हाफ से कम हो गई। और इसकी जो मेन वजह थी अगर देखें तो वो कंडीशंस क्लाइमेट वगैरह तो वही रहा है, लेकिन जो फार्मर की जो वो है वेल्थ जो है वो उधर एक तो ज्यादा है। दूसरा जो मेन रीजन है वो ये है कि इंडिया में तकरीबन एट एनी गिवन टाइम मतलब अभी भी तकरीबन 10 से ऊपर सब्सिडी स्कीम्स चल रही हैं। जो अच्छा ट्रैक्टर्स जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, ट्रैक्टर्स जिनकी स्मॉल लैंड हम्म होल्डिंग है या जो जिनका जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है, उनको सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। तकरीबन 25 से लेकर 40% तक की सब्सिडी जो है वो उसको प्रोवाइड की जाती है ट्रैक्टर खरीदने के लिए। और उसकी हम्म वजह से इंडिया का जो किसान है वो इस काबिल है कि वो ट्रैक्टर इस्तेमाल कर सके और अपनी प्रोडक्टिविटी अपनी यील्ड जो है वो बढ़ा सके। हमारे यहाँ सब्सिडी जो है वो ट्रैक्टर के ऊपर, हम्म मतलब डायरेक्ट सब्सिडी ट्रैक्टर के ऊपर तो जैसे स्कीम वगैरह के तहत जो था वो सिर्फ लास्ट ईयर पंजाब गवर्नमेंट ने ये ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम शुरू की थी, जी जिससे उनको उसका वो और उनको टोटली क्रेडिट जाता है कि इस चीज को उन्होंने रिकग्नाइज करके तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया। बल्कि इस साल भी वो सुनने में आ रहा है कि सब्सिडी स्कीम पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन उससे पहले जो सब्सिडी स्कीम, इस किस्म की ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम को देखने के लिए हमें तकरीबन 2011-12 के टाइम पे जाना पड़ता है, जब हम्म एक स्कीम जो है वो पंजाब ने लॉन्च की थी, वो भी बहुत कम नंबर्स के ऊपर लॉन्च की थी। और तो इसकी वजह क्या है? अगर उसकी अगर if we're such an agri economy तो बाकी सारे सूबे या पंजाब हुकूमत खुद क्यों नहीं ये स्कीम्स को कंटिन्यू कर रहे हैं? बिल्कुल, तो इसीलिए ये मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि जी मतलब ये पिछले 10 साल में या उससे ज्यादा 15 साल में कोई स्कीम नहीं थी, लेकिन ये लास्ट ईयर पंजाब गवर्नमेंट ने इस चीज को रिकग्नाइज करते हुए किया है और हम मशकूर हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उन्होंने ये स्कीम लेकर आए हम्म और अगले चंद सालों के लिए भी कहा जा रहा है कि वो करेंगे। और मैं मतलब उम्मीद करता हूं कि बाकी सूबे भी इसको देख के तो वो अपनी अपनी ट्रैक्टर स्कीम लेकर आएंगे, इसलिए कि जो फार्मर है वो उसकी बुनियादी जरूरत है ट्रैक्टर, और ये मुल्क की भी जी बुनियादी जरूरत है ताकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, अभी लास्ट ईयर एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ नहीं हुआ, मतलब वो काफी हम्म वो रहा है। तो इसको ग्रोथ देने के लिए हमें इस तरह की स्कीम्स लानी पड़ेंगी। तो इन तरह की क्रेडिट स्कीम्स पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है? इसकी मैं खैर कुछ कह नहीं सकता कि क्यों नहीं दी जा रही। पास्ट में अभी मतलब अभी आपके तो दी आपके जा रही है। एक्सपीरियंस में जी हाँ, आपके मेरे एक्सपीरियंस मेरे में क्यों नहीं दी जा रही थी? कि ऑब्वियसली आप एक इंडस्ट्री में हैं कि आप एक बुनियादी चीज आप अपने आप किसानों को बेच रहे हैं, तो व्हाट हैव यू नोटिस्ड के इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड्स? अच्छा, इसमें एक चीज वैसे बाय द वे मैं जी एक जी बात मेंशन कर दूं कि जो सेल्स टैक्स है वो उसको कम रखा गया था। मतलब ये जी 2000 से लेके 2010 तक जो था वो 0% सेल्स टैक्स था। उसके बाद जी फिर ये और दूसरा, हाँ, एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि इंडिया से अगर कंपैरिजन करते हैं ना, तो जो फ्लक्चुएशन जो आई है, मतलब मैंने 2010 तक कहा था कि हम बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे थे। उसके बाद हम्म 2011 ऑनवर्ड्स इंडिया जो है वो बढ़ता चला गया और हमारी जो ग्रोथ है वो कम होगी। और उसके साथ अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसी को अगर हम देखें तो उस दौरान 2010 तक जो था वो 0% सेल्स टैक्स, मतलब कंसिस्टेंट पॉलिसी थी, कोई चेंज नहीं थी। उसके बाद फिर जो है वो अगर देखा जाए तो 2011 में 17% सेल्स टैक्स लगा दिया गया। उससे अगले साल फिर 5% कर दिया गया, फिर 10% कर दिया गया, फिर उसके बाद फिर 16%। तो इस तरह से तकरीबन सालाना सेल्स टैक्स जो है वो एडजस्ट गवर्नमेंट करती रही, जिसकी वजह से जो इंस्टेबिलिटी आ गई मार्केट में, जिसकी वजह हम्म से जो है वो किसान कंफ्यूज हो गया कि उसको खरीदना है या नहीं खरीदना। उसके बाद से फिर 2015 ऑनवर्ड्स 5% पे रही है सेल्स टैक्स की पॉलिसी, लेकिन यह है कि अभी इस वक्त वो 14% पे अब दोबारा आ जी गई है। तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि गवर्नमेंट की कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए और सब्सिडी स्कीम्स जैसी स्कीम्स जो है वो होनी चाहिए, जिसकी वजह से ट्रैक्टर मार्केट को ये मौका मिले कि वो मतलब वो डेवलप हो, ग्रो करे और इस तरह जो है वो किसान उससे मुस्तफीद हो सके। अगर आप पॉलिसी स्पेस में होते,
आप कौन से ऐसे 3 पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते जिससे ये स्पेस में बेहतरी आती है और आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नज़र आती? देखिए, एक तो मतलब इसमें जो मेन जो हम चाहेंगे वो तो आप ऑलरेडी मेंशन्ड के जो मैकेनाइजेशन के ऊपर एक पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तान में, वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हमारी इनफैक्ट कोशिश है, हम गवर्नमेंट से बातचीत में भी लगे हुए हैं कि एक मैकेनाइजेशन पॉलिसी और एक नेशनल ट्रैक्टर पॉलिसी एक बनाई जाए। और इसकी वजह क्या कि ये नेशनल ट्रैक्टर पॉलिसी क्यों नहीं है? अगर हम एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी है और पिछले 50 साल से ट्रैक्टर्स बन रहे हैं इस मुल्क में, लोकलाइज बन रहे हैं, तो हमारे पास एक नेशनल ट्रैक्टर पॉलिसी क्यों नहीं है? देखें, गवर्नमेंट की तो मतलब काफ़ी सारी मेरे ख्याल पॉलिसीज हैं जो होनी चाहिए, जो नहीं है। उसमें से एक नेशनल ट्रैक्टर पॉलिसी भी है। अब ऑटोमोटिव पॉलिसी एग्जिस्ट करती है बाय द वे, मतलब एक ऑटोमोटिव पॉलिसी है जिसके तहत काफ़ी सारी कंपनीज को पाकिस्तान में इनवाइट किया गया था। नई कंपनीज आई थी, उसमें टैरिफ्स वगैरह के ऊपर ये सारा कुछ, तो वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन विद इन दैट इसी तरह एक न्यू एनर्जी पॉलिसी भी जो है वो या ईवी पॉलिसी भी बनाई गई। लेकिन ट्रैक्टर के ऊपर पॉलिसी जो है वो अभी तक नेशनल ट्रैक्टर पॉलिसी नहीं बनाई गई। तो उसके ऊपर हमने एक ड्राफ्ट हमने प्रिपेयर खुद से किया है। हमने और हमारे वेंडर्स जो इंडस्ट्री है, पापाम जिसको कहते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पार्ट्स की, तो उन्होंने मिलके तो हमने एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है और उसको हम फ्लोट कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्कल्स में, ताकि उसको या उसकी किसी फॉर्म को जो है वो अडेप्ट किया जाए। और उस ड्राफ्ट के कुछ की पॉइंट्स आप बता सकते हैं नाजरीन को? कुछ की पॉइंट्स जो आप एंड पापाम मिलकर कह रहे हो हुकूमत से कि हमें ये चीज़ें चाहिए। जी बिल्कुल, जो मेन चीज़ है ना, वो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि द ट्रैक्टर्स नीड टू बी मेड अफोर्डेबल, यानी कि ट्रैक्टर्स जो हैं वो फार्मर्स या हमारे किसान भाई जो हैं वो आसानी से ख़रीद सकें। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी स्कीम लॉन्च करे, जिसमें जैसे इंडिया की मिसाल हम लेते हैं, तो उस तरह से गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी स्कीम दे जो कमज़ोर फार्मर्स हैं उनको। पंजाब गवर्नमेंट ने जो स्कीम दी थी उसमें जो फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फार्मर को नहीं कंसीडर किया गया था। तो उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ट्रैक्टर की में भी सब्सिडी की जरूरत ना हो और वो भी इससे मुस्तफीद हुए। तो इसमें जरा थोड़ी रिफाइनमेंट की जरूरत है जी। हाँ, तो टारगेटेड सब्सिडी, जी बिल्कुल, टारगेटेड सब्सिडी जो है वो होनी चाहिए उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तो ये मेन आइटम है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि लोन्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए टू फार्मर्स, अगेन ऑन लो इंटरेस्ट। और ये पास्ट में लो इंटरेस्ट लोन्स दिए जाते रहे हैं फार्मर्स को। ZTBL मतलब ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 15-20 साल पहले की, कि तरक्याती बैंक की तरफ से लोन दिए जाते थे फार्मर्स को ताकि वो ट्रैक्टर खरीद सकें। तो वो अब पिछले साल 2 साल पहले तक जो था वो 7% पे कामयाब जवान स्कीम थी गवर्नमेंट की, तो उसके थ्रू 7% पे लोन दिया जाता था। सुनने में आ रहा है कि इस साल फिर दोबारा से 7% को दोबारा से दिया जा रहा है, लेकिन हमारा ये कहना है कि 7 के बजाय वो 3 या 4% होना चाहिए। इसलिए कि जब 22 पे काइबोर था तो उस वक्त 7% था, तो उससे जरा कम कर दिया जाए, इसलिए कि काइबोर अब 11 पे है। बहरहाल लोन होने चाहिए। और तीसरा जो मेन एलिमेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक पुश होना चाहिए कि हायरिंग सेंटर्स या इक्विपमेंट रेंटल कंपनीज जो हैं वो मार्केट में आए। अगेन मैं इंडिया की अगर मिसाल दूं तो इंडिया में एक गवर्नमेंट लेवल से ये पुश किया गया कि देहात में और ये किसानों के पास या मतलब मुख्तलिफ एरियाज में, मुख्तलिफ सूबों में कंपनीज ऐसी सेट की जाएं जो कि रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करें टू द फार्मर्स। इनफॉर्मली तो ये होता है पाकिस्तान में भी कि जिसका ट्रैक्टर होता है वो किराए पे भी चलाता है, लेकिन ये इनफॉर्मल है। इंडिया में कस्टम हायरिंग सेंटर्स के नाम से ये खोले गए थे और यहाँ पे उनको मुख्तलिफ मराहत दी गई थी ताकि वो इक्विपमेंट खरीद सकें। और उसमें मैं अगर मिसाल दूं तो इंडियन पंजाब में 11,000 के करीब ये हायरिंग सेंटर्स मौजूद हैं, और इसी तरह बाकी सूबों में भी इसी तरह इन द थाउजेंड्स। और पाकिस्तान में ये फॉर्मल सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और पाकिस्तान में ये फॉर्मल सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये अगर इसको फॉर्मलाइज कर दिया जाए
तो उससे भी काफी बेहतरी होगी मैकेनाइजेशन की। और उसके बाद ये तो हो गया जो करंट सिनारियो में इंप्रूव करने के लिए, लेकिन इसके बाद जब हम मैकेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें मजीद जी। इक्विपमेंट भी अभी है जो पाकिस्तान में नहीं बन रहा। एक मिसाल है कि हार्वेस्टर, जी। अच्छा। जो कि इस्तेमाल होता है आपकी गंदम की कटाई के लिए और उसकी जो थ्रेशिंग के लिए, मतलब वो उसके लिए इस्तेमाल होता है एक हार्वेस्टर। यहाँ पे पाकिस्तान में हार्वेस्टर जो हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं सेकंड हैंड, पुराने 20-20 साल पुराने हार्वेस्टर आते हैं। और कहाँ वो से आते हैं? जब ये यूज्ड अच्छा। बाकी पूरी दुनिया से जहां भी मतलब अच्छा। अवेलेबल हैं तो इंपोर्ट किए जाते हैं हम्म। और इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें इस्तेमाल तो इनका काफी अभी बढ़ चुका है, तो मैकेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, एक इम्प्रूवमेंट आ गई है। लेकिन इनमें ग्रेन लॉस बहुत ज्यादा है। मतलब हम्म। ग्रेन लॉस का मतलब ये है कि तकरीबन 5 से 10% का जो वो है ग्रेन है वो जाया हो जाता है पुरानी मशीनरी की वजह से। तो अब हार्वेस्टर एक ऐसी मशीन है जिसके लिए मेरा ख्याल है कि अगर हमारी जैसी कंपनी, हम बल्कि इस पे काम कर रहे हैं अभी और हम्म। हम चाह रहे हैं कि हम अपना हार्वेस्टर लेकर आए, लेकिन उसके अच्छा। लिए गवर्नमेंट को पॉजिटिवली पुश करना चाहिए इसको। ये कोई स्कीम होनी चाहिए या कोई इंसेंटिव होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए, ताकि वो हार्वेस्टिंग मशीन या इस तरह की और भी मशीनरी जो है जो जो आप कह जिसकी रहे हैं कि जरूरत है वो लेकर आ आप इस सके। पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इस पर प्रोडक्शन लाइन शुरू कर रहे हैं, आप इंशाल्लाह लाइक लोकलाइज हार्वेस्टर आपको बनाना है। हम इस पर आप मजीद बात कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। हम अभी इस पे R&D के एक फेज में हैं। अच्छा। हमने प्रोडक्ट एक सिलेक्ट किया था जो चाइना में अवेलेबल था, और हम्म। उसको हमने यहाँ लाकर हमने उसके साथ मुख्तलिफ फार्म्स में हमने ट्रायल एंड टेस्टिंग की है और हम्म। रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। उसके बाद फिर हम इसको अभी राइस की जब यील्ड होगी तो उसमें भी हम इसको टेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर अगर ये हमारे तजर्बे कामयाब होते हैं तो फिर हम इसको हम एक पार्टनरशिप करेंगे एक कंपनी के साथ जिनका ये डिज़ाइन है, हम्म। और उनके साथ फिर हम बात करके तो उसको लोकलाइज करेंगे उस डिज़ाइन को जी। इस्तेमाल करते हुए। और उसमें हम कुछ प्रोडक्ट्स हम लेकर आएंगे इनिशली CBU, और उनको सेल करेंगे, हम्म। और उसके बाद जब एक वॉल्यूम जब सर्टन हो गया तो फिर हम इनको लोकलाइज करके तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में ये बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन ये हम्म। हम अपनी तौर पे अपनी बैक पे हम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंसेंटिव्स आ जाएं कि इसको हम कोई सपोर्ट मिल जाए, तो हो सकता है कि और भी कंपनीज ये हम्म। इकदाम करें और इसमें फिर वो मजीद ये मशीनरी लेकर आ सकें। इसी तरह जी। की और भी मशीनरी है जो कि लाई जा सकती है पाकिस्तान में, लेकिन उसके लिए वो जाहिर है कि अफोर्डेबिलिटी का इशू है कि कस्टमर जो है वो इन चीज़ों को, ये महंगी मशीनरी अफोर्ड नहीं, जो ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता वो ट्रैक्टर से ज़्यादा महंगी मशीनरी कैसे लेगा। तो उसमें फिर हम्म। वो सब्सिडी और सपोर्ट जो है वो चाहिए होगी गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ये मशीनरी ये किसान ले सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें। अच्छा। तो ये सारे बेसिकली खत ख्वाल हैं, या जो आउटलाइन है, जो पॉलिसी जो हम प्रपोज कर रहे हैं उसकी, कि उसमें हम ये नेशनल ट्रैक्टर पॉलिसी में ये सारे पॉइंट्स हम लेकर आना चाह रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो इसको इसको इसकी ओनरशिप ले ले और इसको फिर मजीद आगे इस पे काम करके इसको चलाए। Export potential in terms of tractors क्या है? Are we looking towards new markets in, for instance, Africa or, for instance, in Central Asia? जी, आई वुड लाइक टू इंफॉर्म द व्यूअर्स। मैं उनको जी। बताना चाहूँगा कि मिलर ट्रैक्टर्स एक वाहिद कंपनी है ऑटोमोटिव सेक्टर हम्म। की जो कि एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक कर रही है, और ये जी। हम इससे काफ़ी सारा ज़र मुबादला भी हम लेकर आ रहे हैं मुल्क में। हम्म। हमारा जो एक्सपोर्ट का जो टारगेट जो गवर्नमेंट ने दिया था जो हम्म। ऑटो पॉलिसी के तहत, वो ये था कि 2% ऑफ योर इम्पोर्ट, जो भी आप इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका 2% आपको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। और ये बहुत कम कंपनीज थी जो इसको अचीव कर पाई थी पिछले साल हम्म। में। हमारी कंपनी ने पिछले साल, ये जो प्रीवियस ईयर जो था, इससे पहले वाला साल जो था, उसमें हमने 60% से ऊपर ये अचीव किया था अगेंस्ट द टारगेट ऑफ अच्छा। 2%। तो अब एक्सपोर्ट हम कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी। 2015 में हमने एक्सपोर्ट का मेनली हमने अपने जो हमारा पार्टनर था जो मैसी फर्गसन है, जो हमारा प्रिंसिपल है, उसके साथ हमने डील साइन की थी जिसमें हमने कहा था कि हम अफ्रीका में ट्रैक्टर्स हम सेंड करेंगे, और उसके बाद फिर हमने अफ्रीका में काफी सारे ट्रैक्टर्स सेंड करने शुरू कर दिए। और कौन से ममालिक, अफ्रीका के कौन से ममालिक में आपने भेजे थे?
उसमें बहुत सारे ममालिक हैं। टोटल नंबर ऑफ जो कंट्रीज हैं वो नंबर तो मेरे पास नहीं होगा, जी। लेकिन ये है मिसाल के तौर पर लाइक कि ईस्ट अफ्रीका में या वेस्ट अफ्रीका में? हाँ, लेकिन इसमें यह है कि हम जो अगर कंट्रीज अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका, और उसके बाद जी। फिर उसके ऊपर जिम्बाब्वे, हम्म। जाम्बिया, फिर हमने ईस्ट अफ्रीका में भी हमने तंजानिया में सेंड किए, फिर उसके बाद हमने जिबूती में सेंड किए, इथियोपिया में हमारे ट्रैक्टर की कंसाइनमेंट अभी पिछले साल गई थी। उसके बाद फिर हम नाइजीरिया में भी मतलब हमने जी। पास्ट में बहुत पहले हम सेंड कर चुके हैं। वहाँ के मुल्क क्या पाकिस्तान के मुल्क से कैसे मुख्तलिफ हैं? क्या उनकी मैन्युफैक्चरिंग बेस कम है या वो ट्रैक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग में तवज्जो नहीं देते? देखिए, हमें ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान जी। की खुशकिस्मती है कि जी। ये मिलर ट्रैक्टर जैसी कंपनी या इस तरह अलगाजी ट्रैक्टर्स भी, मतलब ये ट्रैक्टर्स पाकिस्तान में जी। बन रहे हैं और ये ट्रैक्टर्स किसानों के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में बना रहे हैं। बाय द वे, आई विल लाइक टू मेंशन हियर एक फैक्ट मैं एक और जी। मजीद मेंशन करना चाहूंगा कि हमारा ट्रैक्टर जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है वो हम्म। दुनिया का सबसे कम कीमत ट्रैक्टर है इन टर्म्स ऑफ हॉर्स अच्छा। पावर या डॉलर्स पर हॉर्स पावर में अगर हम कैलकुलेट करते हैं हम्म। ना, तो हमारा जो 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है वो वो पूरी दुनिया में सबसे कम कीमत का 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है। हम्म। तो इसलिए कि जो ट्रैक्टर्स की प्राइसेस हैं दुनिया में वो तकरीबन 30-40 हज़ार डॉलर से शुरू होती हैं, जो नए अच्छा। ट्रैक्टर जो बने हैं। और हमारा ट्रैक्टर जो है वो जो हमारा 85 हॉर्स पावर है वो 15,000 डॉलर के करीब जो है वो अफ्रीका में हम सेल कर पाते हैं या बेच हम्म। पाते हैं। तो उसकी जो वजह जो मेन है इस कम कीमत का होने का, वो जो है वो हमारी लोकलाइजेशन है, जो हम 90% से जी। ऊपर हमारी लोकलाइजेशन लेवल है। 92% हमारा 3% जो है, है वो हाँ जी। बन रहा है। और उसके अलावा जो अगर हम हमारा जो मेन कंपटीशन है अफ्रीका में वो इंडिया से और चाइना के साथ होता है, और उनसे हम compete कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो हम्म। और हमारी क्वालिटी भी हमारी जो है वो ग्लोबल क्वालिटी, जो जब हमने एक्को से जब हमने अपनी मैसी फर्गसन से ये प्रोग्राम शुरू किया था एक्सपोर्ट का, तो उस वक्त फिर हमने इनसे क्वालिटी के लिए सपोर्ट मांगी थी और उन्होंने आके हमें सपोर्ट किया, हमारी क्वालिटी सिस्टम्स को रिव्यू किया, उसको इम्प्रूव किया। तो उसके बाद से हमारी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई है और अभी मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो ट्रैक्टर है वो क्वालिटी के टर्म्स में दुनिया के किसी भी ट्रैक्टर से कम नहीं है। और इसीलिए हम ये बाकी कंट्रीज में हम compete कर पा रहे हैं। हमने लास्ट ईयर 2,700 के करीब ट्रैक्टर्स हमने एक्सपोर्ट किए थे, और उससे पिछले साल भी हमने 2,700 के करीब टारगेट किया था और अचीव किया था। हमारा टारगेट तो ये है कि हम 5,000 से ऊपर इसको नंबर को लेकर जाएं, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इस पे हम काम कर रहे हैं। बल्कि इसी साल अभी हम मेक्सिको में भी ट्रैक्टर अच्छा। सेंड कर रहे हैं। हमारी पहली कंसाइनमेंट मेक्सिको में गई थी ये पिछले महीने, और हम ये मेक्सिको का मार्केट अब अगर खुल गया हमारे ये लिए तो तो उस जी, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है, ये काफ़ी दूर मार्केट है। मैं समझती हूँ कि वो दूसरे साउथ अमेरिकन ममालिक से या यूएसए से फिर वो ट्रैक्टर लेंगे। जी जी बिल्कुल। वहाँ पे ट्रैक्टर पहले इंडिया से जा रहे थे, और अच्छा। इसके अलावा चाइना वगैरह से और इस तरह के मुल्कों से जा रहे हैं। लेकिन अब वो मैसी फर्गसन ने हमारा ट्रैक्टर ट्रायल किया था और उनको पसंद आया, और अब उन्होंने अच्छा। ऑर्डरिंग शुरू कर दी है। और मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हम मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स को कवर कर रहे हैं। हम एशिया को कवर कर रहे हैं, अफ्रीका को कर रहे हैं, अभी साउथ जी। अमेरिका पे भी हमारा प्रोडक्ट चला गया है। जी। तो ये एक्सपोर्ट में फरोग हो रहा है, और ये नंबर जो है ये इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा। अफगानिस्तान भी एक मार्केट है जो कि अभी डेवलप जी। हो रही है। हम उधर भी हमारी मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट्स पिछले चंद सालों में अफगानिस्तान जा रही हैं, और अफगानिस्तान में एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। वहाँ पे एक नहर बन रही है और उसके अंदर जो है वो मतलब एग्रीकल्चर और लैंड वगैरह लोगों को अवेलेबल हो रहा है। जी। तो ये सारे ममालिक हैं जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करके तो फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। Sir, this is a very exciting prospect. Thank you so much for your insights. Business Matters के इस एपिसोड में शामिल होने का शुक्रिया. A big thank you to our guests for joining us today, and join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. तब तक के लिए खुदा हाफिज.